हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है और इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो और इसके अलावा ये क्या चीज़ क्या बता रहा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट बेसिकली टेल अस हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल अ बैंक शुड पोजेसेस और हैव इन केस ऑफ लॉसेस ऑन लोन्स और एसेट्स। ठीक है, अब देखें ये बेसिकली कैपिटल एडुकेट रेशियो अगर मैं आपको सिंपल उर्दू में बताऊँ तो ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि बैंक को अगर लॉसेस होते हैं तो बैंक जो उन लॉसेस को किस तरीके से कवर अप कर सकता है अपनी एक्यूरीज से। ठीक है, सो बेसिकली ये बता रहा होता है कि एक बैंक के पास या एक बैंक कितनी रिलायबल है, आप उस बैंक के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो अपने डिपॉजिट के साथ। ठीक है, यानी कि अपने उस बैंक कितना भरोसा कर सकते हो उस बैंक के ऊपर कि भाई आप उस बैंक के अंदर ही डिपॉजिट कराएं। सो बेसिकली ये होता है कि जिस बैंक का ये रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है वो बैंक जो है काफ़ी सेफ़ मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि उस बैंक के पास जो एक्स्ट्रा कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इतना ज़्यादा है कि बैंक को आगे जाके लॉसेस भी होते हैं तो बैंक जो है ईजिली मैनेज कर लेगा। ठीक है, सो इट बेसिकली टेल अस हाउ मच एक्स्ट्रा कैपिटल अ बैंक शुड possesses और हैव इन केस ऑफ लॉसेस ऑन लोन और एसेट्स. In short, it tells us where you should be keeping your money in a particular bank or not. For that, you will see whether a bank has adequate amount of extra capital to cover its losses. ठीक है, एडवोकेट का मतलब ये होता है कि सफिशेंट। ठीक है, इस सिनेरियो में इसका मतलब है कि सफिशेंट यानी कि इतना इनफ कैपिटल होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल लॉसेस होते हैं बैंक को तो बैंक जो है उन लॉसेस को कवर अप कर ले। ठीक है, so that is what the capital adequacy ratio tells us. Now how a bank can occur losses. ठीक है, अब देखिए बैंक आपको पता है कि बैंक जो है लैंडिंग और बोरोइंग का काम कर रही होती है। बोरोवर्स बोरो जो करती है वो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके। ठीक है, जिनसे बोरो करती है बैंक पैसा वो डिपॉजिटर्स होते हैं जो कि बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, सो जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? दीज आर द पीपल दैट फ्रॉम विच द बैंक इज़ बोरोइंग। ठीक है, सो डिपॉजिटर्स बेसिकली लाइबिलिटी के अंदर जा रहे होते हैं। ठीक है, जो बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर आते हैं आपके डिपॉजिटर्स। अब दूसरी जगह पे जब बैंक जो है पैसा लैंड कर रहा होता है तो वो लोन की सूरत में कर रहा होता है। ठीक है, लोन्स दे रहा होता है, होम लोन, पर्सनल लोन। ठीक है, या एजुकेशनल लोन, जिसको आप फाइनेंश आई मीन वो भी कहते हो। हाँ, एजुकेशनल लोन ही कहते हो, स्टूडेंट लोन, सॉरी स्टूडेंट लोन्स। ठीक है, सो ये लोन्स जो है बेसिकली कंपनी का एसेट है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो लोन दे रही है उस पर वो इंटरेस्ट कमाती है, राइट। सो इंटरेस्ट जो है बेसिकली ये लोन देकर कमा रही होती है। अब कुछ ऐसे लोगों को बैंक ने जो है लोन दे दिया जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग है या फाइको स्कोर तो खैर अमेरिका में चलते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग की बात कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, और नेक्स्ट बैंक को ये पता चलता है कि वो लोग जो है वो डिफ़ॉल्टर हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर गए, डिफ़ॉल्टर हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए वो, यानी कि वो उस लोन कि वो कि ना इंटरेस्ट की अदायगी कर पा रहे हैं ना तो फिर वो लोन जो है वापस से उनकी मतलब लोन वापस कर पा रहे हैं, तो ना ही वो अपना उधार वापस कर पा रहे हैं, ना ही उधार के ऊपर जो सूद लग रहा है वो भी वापस नहीं, वो भी नहीं दे पा रहे। ठीक है, उनकी पेमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के जो लोन होते हैं वो फिर बन जाते हैं ऐसे एसेट्स या टॉक्सिक एसेट्स। ठीक है, ऐसे एसेट्स जिन पे ज़ीरो रिटर्न आ रहा है। ठीक है, सो अब इस तरह की जो लोन्स हैं ये लोन्स कहाँ से आते हैं? बैंक के पास डिपॉजिटर्स से। ठीक है, डिपॉजिटर का पैसा होता है वही लोन आउट करता है। तो इस सिचुएशन में अगर बैंक के पास इस लॉसेस को कवर करने के लिए कुछ एडुकेट कैपिटल नहीं होगा तो डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा, वो अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि और उनका पैसा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डिपॉजिटर की सेफ्टी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मतलब ये सारे बैंकों को ऑर्डर देती है या एक रूल बनाया हुआ है उसने कि आपने जो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो 11% से 11% के अबव मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 11% या 11% के अबव आपने जो है इसको मेंटेन करके रखना है। सो ये था कि किस तरीके से बैंक जो है वो लॉस अकर करती है। अब हम बात करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ठीक है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, तो यार कैपिटल एडुकेसी रेशियो को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं। एसेट जो कंपनी का एसेट कौन सा, आई मीन बैंक का एसेट कौन सा होता है? जो लोन्स होते हैं जो कि कंपनी आई मीन बैंक जो है लोन्स जो दे रही होती है लोगों को वो एक तरीके से
उस बैंक का एसेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से एसेट ज़्यादा रिस्की हैं। यानी कि अगर मैं लेट्स सपोज ऐसे बंदे को लोन करता हूँ जो बार बार डिफ़ॉल्ट करता है अपने लोन पे, तो ये वाला लोन जो मैं करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। और अगर मैं उसके ऊपर कोई कोलैटरल या कोई गिरवी चीज़ नहीं रखवाता हूँ तो ये तो बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रिस्क होगा उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस तरह के जो लोन है वहाँ पे मेरे पास 100% चांस है कि मैं पूरा का पूरा लोन गवा बैठूँ, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा लोन जो है मैं रिकवर नहीं कर पाऊँ। तो इस तरह के चांसेस मेरे पास ज़्यादा होंगे, तो इसका वेट ज़्यादा होगा उस लोन का, ठीक है। सो इस तरीके से वेट निकाले जाते हैं इन एसेट्स या इन लोन्स के। So it is also known as capital to risk weighted asset ratio because of its formula which is capital। यहाँ पे हम कैपिटल को डिवाइड कर रहे होते हैं रिस्क वेटेड एसेट से, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये आ गया कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। अब कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक बैंक के कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बैंक का कैपिटल बेसिकली टियर 1 टियर 2 और टियर 3 इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। तो बैंक के पास दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक टियर 1 कैपिटल और एक टियर 2 कैपिटल, जिसको हम टियर 1 इक्विटी और टियर 2 इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। अब टियर 1 इक्विटी में आपके पास आ जाता है बैंक के शेयर होल्डर, यानी कि जिन जिन लोगों ने बैंक के शेयर्स परचेस किए हुए हैं उनका पैसा। फिर आते हैं प्रॉफिट, जो बैंक प्रॉफिट कमा रही होती है, ठीक है, वो भी इसी कैपिटल यानी रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाता है। रिटेन अर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, ठीक है, या कैपिटल या इक्विटी। और दूसरी आती है सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे आपके पास बैंक के पास जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैंक को कुछ हद तक जो है वो सिक्योरिटीज़ परचेज़ करनी होती हैं, जैसे टी बिल्स हो गए आपके, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स। तो इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बैंक को रखनी होती हैं अपने पास, ताकि वो जो अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व को फुलफ़िल कर सकें। अब टियर 2 इक्विटी में क्या आएगा। टियर 2 इक्विटी में जो है कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो कि बैंक साइड पे करके रखती है ताकि रेनी डेज में काम आ सकें। रेनी डेज कहते हैं बुरे दिन, ठीक है। सो जैसे कि बिज़नेस नहीं चल रहा है, इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है किसी भी कंपनी की, तो बैंक उस सिचुएशन में बैंकरप्ट ना हो जाए या डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो बैंक के पास इतना रिजर्व होना चाहिए कि उस सिचुएशन को सर्वाइव कर सके। फिर आपके पास आते हैं बैंक के लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन। ये वो लोन्स होते हैं जो कि बैंक ने लेकर रखे होते हैं अपने पास, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इनको भी बैंक जो है वो यूज़ कर सकती है या यूटिलाइज़ कर सकती है डिपॉजिटर का पैसा वापस करने पर या अपने लॉसेस को कवर अप करने में, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनकी अदायगी जो है काफ़ी अर्से के बाद है, तो ये एक तरीके से बैंक को काफ़ी मतलब एडवांटेजेस साबित होते हैं, एक तरीके से काफ़ी एडवांटेजेस साबित होते हैं। दूसरे आते हैं आपके अनडिस्क्लोज रिजर्व। ये ज़्यादातर बैंक्स में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स ऐसी भी होती हैं जो कि कुछ फंड्स जो है वो छुपा के रखती है, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये उस वक्त नज़र आते हैं जिस वक्त जो है बैंक खतरे में हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी ऑफ बैंक की लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, जो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बैंक की लायबिलिटी होती हैं। जैसे अगर मैं जाके बैंक अकाउंट खोलता हूँ, बैंक के अंदर कुछ पैसे रखवाता हूँ, तो ये पैसे जो है बैंक के लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए मेरा एसेट है, ठीक है। सो जितने डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे के सारे डिपॉजिट लायबिलिटी होती है बैंक की। और बैंक के एसेट कौन से होते हैं, जो कि वो पैसा या वो डिपॉजिट जो बैंक जो है वो लोन आउट करता है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट कमाने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट कमाने के लिए जो पैसा लोन आउट होता है वो बैंक का एसेट है। अब वेट ऑफ रिस्क कैसे इन लोन्स का या इन एसेट्स का किस तरीके से आप वेटेड रिस्क किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे लेट्स सपोज के बैंक ने जो है वो लैंड किया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग जो है टैक्सेस देना बंद कर दें। मैं कल को बोलूँ कि भाई मैं नहीं दे रहा सेल टैक्स, भाई सस्ता करके दो मुझे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरे चांसेस हैं इसको गंवाने के वो 0% है, ठीक है। यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करे, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट, ये इस लोन की रिकवरी फुल की फुल हो जाएगी। लेट सपोज कि मैंने जो है वो 1 लाख गवर्नमेंट को दिए हैं, 1 लाख कॉर्पोरेशन को दिए, 1 लाख पर्सन को दिए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिकवरी होगी पूरे के पूरे पैसे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे जो रिस्क है, ये रिस्क एज अ सेंस में यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कितना पैसा जो है वो 1 लाख रुपये से रिकवर ना हो सकेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे रिस्क ये है कि ज़ीरो पैसा कोई भी मतलब माइंड कोई भी पैसा रिकॉर्ड मतलब कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ना कर सकूँ, बल्कि तो मेरे तमाम के तमाम 1 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट से रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जब मैंने पैसा लैंड किया कॉरपोरेशन को 1 लाख रुपीज़, तो कॉरपोरेशन में लेट सपोज़ कि यहाँ पे 10% रिस्क है। ठीक है। 10% वो हो सकता है कि 10% मुझे पैसा रिकॉर्ड ना हो सके। ठीक है। सो 10% यानी कि 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हो सकता है कि मेरे रिकवर ना हो सके और ये लॉस हो जाए मेरा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैंने जब एक ऐसे पर्सन को लैंड किया है जिसकी जो क्रेडिट रेटिंग है काफ़ी बुरी है, बैड है। ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो रिस्क होगा वो 80% होगा, यानी कि 80% चांसेस है कि मैं अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकूँ इस बंदे से। तो यानी कि 80,000 का रिस्क है मुझे यहाँ पर। ठीक है। सो ये अब वेट आ गया इन सब का, यानी कि यहाँ पे 10,000 का रिस्क है, यहाँ पे 80,000 का रिस्क है। ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो यानी कि कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है। ये पैसा मेरा वापस हो जाएगा मुझे। तो यानी कि टोटल ये कितने हो गए, 80 + 10 दैट इज़ 90। अब रिक्वायरमेंट ऑफ CAR यानी कि कैपिटल एडुकेट रेशियो। ठीक है। सो इन पाकिस्तान बैंक्स मस्ट मेंटेन दिस रेशियो अबव 11%। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट बैंक ने बोला है कि मिनिमम आप जो 11% से अबव इसको मेंटेन करके रखोगे, यानी कि 11% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज पेनल्टी वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पे रिसेंटली एक केस स्टडी हुई थी सिल बैंक की। ठीक है। रिसेंटली यानी कि जैसे कि अगर आज जो है 2 मई है, तो 2 मई की बात कर रहा हूँ मैं, या हो सकता है कि ये फर्स्ट मई या 28 अप्रैल की हो न्यूज़। ठीक है। न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ है कि सिल्क बैंक जो है वो उसको जो है वो टेक ओवर कर रहा है UBL। ठीक है। यानी कि UBL जो है इससे फ्रेंडली मर्जर करने जा रहा है सिल्क से। ठीक है। अब सिल्क क्यों क्यों मर्जर क्यों हो रहा है, क्योंकि सिल्क फेल हो गया इस रेशो को बनाए रखने पर। ठीक है। सिल्क जो है वो नेगेटिव में चल रहा है यहाँ पे कार में कैपिटल एडुकेट रेशियो जो है वो उसका नेगेटिव है सिल्क का। ठीक है। कैपिटल एडुकेट रेशियो आई थिंक -4% है, कुछ इस तरीके से मुझे याद नहीं है ठीक से। सो इस तरीके से जो अब जो सिल्क है वो काफ़ी अपने ऐसे लोन्स हैं जो कि जिनसे वो रिटर्न हासिल नहीं कर पा रहा। ठीक है। जो कि वो कर गए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। तो UBL समझता है कि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो उन लोन्स को फिर से फंक्शनल कर सके। ठीक है। अब UBL जो है वो यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है मर्जर, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त हुआ नहीं है। हो सकता है कि जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त हो चुका हो। तो UBL सोच रहा था कि जो सिल्क है वहाँ पे अपनी इस्लामिक विंडो ओपन कर देने की, सिल्क बैंक की एक UBL इस्लामिक करके बना ले अपना मतलब अपना एक दूसरा बिज़नेस खोल ले UBL इस्लामिक करके। ठीक है। दूसरी बैंक बना ले एक जो कि इस्लामिक बैंक हो। तो ये सोचा है UBL ने। अब ये जो सब्जेक्टिव ड्यू डिलिजेंस है। ठीक है। सब्जेक्टिव ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि अब पहले वो छानबीन करेगा UBL, और उसके बाद जो है मर्ज करेगा सिल्क बैंक को अपने अंदर। ठीक है। और ये जो होगा ये एक फ्रेंडली मर्ज होगा, हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं होने जा रहा। कि हॉस्टाइल टेक ओवर तब होता है जब आप ज़बरदस्ती किसी को मर्ज करो या ज़बरदस्ती किसी पे कब्ज़ा करने की कोशिश करो। अब कब्ज़ा इस तरीके से होता है कि जब आप उसकी शेयर्स होल्डिंग जो है वो 50% से अबव, यानी कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो आप 50% से अबव खरीद लें तो आपका कब्ज़ा हो जाता है उस कंपनी के ऊपर, यानी कि आप जो है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है आपका। ठीक है। सो मेरा लिए तो काफ़ी बात की बात है, तो हम इसके में इसमें नहीं जाते हैं, इसमें अभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर जो है दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपकी हाउ डज इट कैलकुलेटेड। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट, हमने जाना कि ये क्या होता है, बैंक क्यों इनको 11% से अबव मेंटेन करके रखती है। ठीक है। और कौन सी बैंक जो है डिपॉजिटर्स के लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी वो बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा इसको मेंटेन करके रखती है, यानी कि लेट सपोज के जो 28% तक, 30% तक, 40% तक इसको मेंटेन करके रखती है, वो सबसे बेस्ट बैंक है, वहाँ पे जाके डिपॉजिट रखना चाहिए। ठीक है। अब लेट सपोज कि आपके पास जो गवर्नमेंट को लोन दिया था वहाँ पे ₹0 मतलब ज़ीरो रिस्क है। कोई ये नहीं है कि कोई भी पैसा रुक जाएगा, तमाम का तमाम पैसा रिकवर हो जाएगा, तो कोई भी पैसा यहाँ पे खोने का वो रिस्क नहीं है। ठीक है। जबकि कॉर्पोरेशन में 50,000 का है, हो सकता है 50,000 हम यहाँ पे गवा बैठे हैं, और यहाँ पर जो लो क्रेडिटर्स को जो दिया है वहाँ पे हमारे पास 600 मिलियन का रिस्क है कि हमारे 600 मिलियन जो है यहाँ पे ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है। सो अगर हम इनको सबको प्लस करें तो ये हो जाएगा 600 मिलियन एंड 50,000। ठीक है। सो 600 मिलियन एंड 50,000 ये आप क्या हो गया रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है। और कैपिटल आपका कितना होगा, इक्विटी 1 और इक्विटी 2 कैपिटल को आप प्लस करके तो आपका टोटल कैपिटल यहाँ पे आ गया 1 बिलियन का। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बिलियन। ठीक है। 1 बिलियन यहाँ पे आ जाएगा।
1 बिलियन को आपने डिवाइड कर देना है आपके 600 मिलियन और 50,000 से, ठीक है। बल्कि 5,000 हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ आना चाहिए था, 50,000, ठीक है। 600 मिलियन एंड 50,000 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, लेट मी जस्ट ओपन इट। इसको हम करके देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। सो आपके पास है यहाँ पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे है पहले 1 बिलियन, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 बिलियन। फिर आपके पास है 600 मिलियन, 650 मिलियन, सॉरी 600 मिलियन एंड 50,000, ठीक है। तो ये हो गया 650, फिर उसके बाद आपके आ गए 1000, ठीक है, 1 2 3। तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 1.6 टाइम्स आ रहा है ये, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,166%, ठीक है, विच इज़ अ लॉट। 166%। वैसे ये होता नहीं है एक्चुअल में, कभी इतना इतना ज़्यादा किसी का भी, कोई भी इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकता इसको, ठीक है। मतलब कि 166% जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। मोस्टली बैंक जो है वो 11% के अबव ही कर पाती हैं, जैसे कि 12% हो गया, ठीक है, 13% हो गया या 20% हो गया, मैक्सिमम 20%। सो क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी तरफ से डाली, तो ऑफकोर्स ये आंसर आना था, ठीक है। सो 166% इज़ अ लॉट, ठीक है। ये जो है बेस्ट बैंक है डिपॉजिटर्स के लिए। अच्छा, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये जो है ये जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो ये एक बेजल नॉर्म्स का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बेजल नॉर्म्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली सारे बैंक्स फॉलो कर रहे होते हैं। ये नॉर्म्स होते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको बेजल नॉर्म्स कहते हो, ठीक है। और ये बेजल नॉर्म का हर दफ़ा जो है ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है बेजल नॉर्म 3 करके कुछ चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करके बैंक्स को अपनी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती हैं, ठीक है, अपने रिजर्व्स वगैरह, कैश और ये सब चीज़ें। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।